हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या आप लोगों को भी स्केलर की बायोलॉजी पढ़ने में डर लग रहा है? तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के स्केलर के लिए आपके कुछ क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चंस के साथ में हम डिस्कस करेंगे उनके पीछे का लॉजिक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है, धुरंधर बैच। ठीक है, तो धुरंधर बैच जो है ये आपको रोजगार इन उत्तराखंड एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा। रिसेंटली ही हमारा स्कॉलरशिप एग्जाम हुआ है, स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ है, जिसमें बच्चों ने बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दी है, बहुत अच्छे से उन्होंने अपने टेस्ट को दिया है। तो जिन जिन बच्चों ने वो स्कॉलरशिप टेस्ट दिया था वो बच्चे ज़रूर जाकर एक बार चेक कर लें उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग जो उनके कूपन कोड्स है वो एक्टिवेट हो चुके हैं। आप प्लीज़ जाइए और जल्दी से जल्दी हमारे बैच को सब्सक्राइब कर लीजिए, बैच को खरीद लीजिए। ठीक है, इस बैच के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है? इसके अंदर आपको मिलेंगी लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस बाइलिंगुअल होंगी, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पढ़ाया जाएगा। साथ ही में आपको क्लास के नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगी और डीडीपी मिलेगा आपको, यानी कि डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, डीपीपी। ठीक है, साथ ही में आपकी पीसीएमबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सब कवर हो रहा है। और जो भी एक्स्ट्रा सिलेबस अगर आपका कुछ ऐड होता है तो वो भी हम सारा का सारा साथ में ही कवर करवाएंगे। इसके साथ में जो कोर्स की ड्यूरेशन है वो पूरी की पूरी 1 साल की है। अब कई बच्चे ये कहते हैं कि कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम की डेट आगे चले जाती है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से डेट जो है वो एक्सटेंड हो जाती है। तो ऐसे में क्या उनको दोबारा से कोर्स परचेज करना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। जिस डेट पे आपने कोर्स परचेज करा है उसके 1 साल तक जो कोर्स है वो वैलिड है। आप क्लासेस ख़त्म होने के बाद में रिकॉर्डेड क्लासेस 1 साल तक बार बार देख सकते हैं। ठीक है, अब बारी आती है कि हम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरह से बैच में पढ़ा रहे हैं। अब बारी आती है फीस की। फीस जो है वो है 1499। जिन बच्चों ने स्कॉलरशिप एग्ज़ाम दिया था उन सभी बच्चों को डिस्काउंट कूपन्स मिल रहे हैं। वो उस पर जाकर एप्लीकेशन के ऊपर जाकर अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग अपने कूपन कोड्स को अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो इन दिए हुए नंबरों पे कॉल कर सकता है। साथ ही में अगर आप अभी हमारी कोर्स को परचेज करते हैं तो हमने कल का रिजल्ट देखकर, जो बच्चों ने इतनी मेहनत करी है उसे देखकर हमने 20% का डिस्काउंट इस फीस पर हर बच्चे के लिए लागू कर दिया है। तो आपको अगर 20% का ये डिस्काउंट अवेल करना है तो जल्दी से जाइए आप रोजगार इन उत्तराखंड एप्लीकेशन के ऊपर। 17 जून से हमारा बैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है। 17 जून से आपकी सारी क्लासेस चालू हो जाएंगी। 20% डिस्काउंट आपकी फीस पे अभी अवेलेबल है, यानी कि ऑलमोस्ट 1200 का आपको कोर्स पड़ जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड्स में आपको पढ़ाया जाएगा। ऑनलाइन में आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी। ऑफलाइन में आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी जो आपके मुंह के सामने क्लासेस होंगी, यानी कि लाइव चलती रहेंगी क्लासेस। ठीक है, बाकी दोनों में और ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। जो ऑफलाइन बैच है उसकी फीस पर मंथ की आपकी 1000 रुपीज़ होगी। ऑनलाइन का जो बैच है उसकी आपकी 1 टाइम पेमेंट है, ऑफलाइन की आपकी थोड़ी ज़्यादा कॉस्टिंग है। अगर आप ऑफलाइन बैच में इंटरेस्टेड हैं तो भी आप इन दोनों नंबरों में से किसी भी एक नंबर पे कॉल कर या दोनों नंबर पे कॉल कर बात कर सकते हैं। आपकी सारी क्वेरीज एंड सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। तो कई बच्चे मुझे ऐसा बता रहे हैं कि उनको बायो में डर लगता है, बायो में कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। ठीक है, तो हम जो अपनी बायो की क्लासेस रखेंगे वो हम पूरी की पूरी कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन ओरिएंटेड रखेंगे, जो हम ऑनलाइन रखेंगे। जो बैच के अंदर होंगी, बैच के अंदर आपके सारे के सारे टॉपिक्स को डिटेल में कवर करा जाएगा। मैं सिलेबस डिस्कशन ऑलरेडी कर चुकी हूँ, मेरी वीडियो ऑलरेडी मैं कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगी, आप उसको जाके देख सकते हैं कि क्या हमारे टॉपिक्स रहने वाले हैं, किस तरह से हमारा सिलेबस आगे मूव करेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विच किंगडम इंक्लूड्स बैक्टीरिया, यानी कि इसमें से कौन से किंगडम में बैक्टीरिया आता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर 4 हमारे को ऑप्शंस दे रखे हैं। हमारे को बोला गया है कि कौन से जगत में यानी कौन से किंगडम में हमारा बैक्टीरिया आता है। बच्चों आज के जो क्वेश्चंस हैं ये आपके किंगडम फोकस्ड क्वेश्चंस हैं।
ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा सा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है उसके फोकस क्वेश्चंस के ऊपर हम आज ज़्यादा बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है। सबसे पहले है प्रोटिस्टा, फिर है फंगी यानी कि कवक, देन है हमारे पास मोनेरा और फिर है हमारे पास प्लांटी। यहाँ हमें ये पूछा गया है कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जो है वो कौन से जगत को बिलोंग करता है। ठीक है, अब बात आती है हमारे आंसर के ऊपर, तो इसका सही आंसर है हमारा मोनेरा। ठीक है, जो बैक्टीरिया होता है ये एक यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हुआ, यानी कि उसके पास में सिंगल सेल होता है। ठीक है, जो बैक्टीरिया है उसके पास में सिंगल सेल होता है। एंड प्रोकैरियोटिक का मतलब ये है कि उसके पास में आपका न्यूक्लियस जो है वो कवर्ड नहीं होता, उसका जेनेटिक मटेरियल फ्री फ्लोटिंग होता है। 2 टाइप के सेल्स होते हैं हमारे, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं ये बिल्कुल प्राइमरी सेल्स होते हैं जिनके पास मल्टीपल सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होती। यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं यानी कि जो सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उन सेल्स में आपकी ऑर्गेनेलीज जो है वो मल्टीपल प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में इसका जो डीएनए है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, ये ऐसे फ्री फ्लोटिंग जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो इसीलिए बैक्टीरिया जो है वो मोनेरा के अंडर में हमारा आता है। ठीक है, इनके पास कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में यानी कि जो हमारा 5 जगत वर्गीकरण है, अगर हम उसके अंडर में इसकी बात करें तो इनको हमने मोनेरा में इसीलिए रखा गया है क्योंकि मोनेरा में हमारे बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया जो हैं इनको रखा जाता है। ठीक है, तो मोनेरा के अंडर क्या आता है, हमारा बैक्टीरिया आता है एंड हमारा साइनोबैक्टीरिया आता है। ठीक है, ये जो किंगडम है इसको RH वाइट लेकर ने आपका प्रपोज करा था। तो RH वाइट लेकर ने हमारे को इस किंगडम के बारे में बताया था और उन्होंने प्रपोज करा था। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो बाकी के हमारे किंगडम्स है, तो प्रोटिस्टा जो होता है इसमें भी हमारे सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ठीक है, जो हमारा फंगी होता है यानी कवक होता है, फंगी में हमारे जैसे मशरूम्स होती हैं तो वो वाले हमारे जीव आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, वो किसी और चीज़ पे डिपेंड होते हैं अपना खाना बनाने के लिए। ठीक है, प्लांटी में हमारे प्लांट्स आते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट की मदद से। ठीक है, एंड मोनेरा के बारे में हम बात कर चुके हैं। मोनेरा में हमारे बैक्टीरियाज आते हैं यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक्स। ठीक है, आई होप अभी तक आपको सब क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवर्टिब्रेट, यानी कि इसमें से हमारा इनवर्टिब्रेट कौन सा है। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स हमारे ऐसे जानवर होते हैं जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती। उनके पास में क्या नहीं होती, उनके पास में बैकबोन। ठीक है, ये जो बैकबोन होती है हमारी, यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, हमारे अक्षरुग्गी में वो प्रेजेंट ही नहीं होती इनवर्टिब्रेट्स में। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होती है, लेकिन इनवर्टिब्रेट्स में बैकबोन हमारी रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट ही नहीं होती। तो अगर हम देखें तो इसमें से हमारे पास एक ऑप्शन है अर्थवर्म। ठीक है, अर्थवर्म यानी कि जो केचुए होते हैं, इसका करेक्ट आंसर हमारा अर्थवर्म है। आइए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं कि ये हमारा करेक्ट आंसर क्यों है। बच्चों, क्योंकि ये हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एग्जाम होता है। ठीक है, स्केलर का जो एग्जाम है वो एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एग्जाम है, तो इसकी वजह से हमें जीव जंतुओं के बारे में पढ़ना, उनके बारे में समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये अब चैप्टर जो है आपका, जिसमें हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ये भी आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको हमें काफ़ी ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो सही आंसर इसका केचुआ था, यानी कि अर्थवर्म था। अब बात आती है कि भाई ये इन्वर्टिब्रेट्स में हम क्यों इसको काउंट कर रहे हैं, क्योंकि इन्वर्टिब्रेट्स के पास बैकबोन नहीं होती, रीढ़ की हड्डी इनके पास में नहीं होती। ठीक है, अर्थवर्म जो है ये हमारा फाइलम एनिलिडा को बिलोंग करता है।
जो फाइलम एनिलिडा वाले जानवर होते हैं हमारे, या वर्म्स होते हैं हमारे, उनकी जो बॉडी होती है वो ऐसे सेगमेंटेड बॉडी होती है, यानी कि छोटे छोटे सेगमेंट्स में ये बॉडी इनकी डिवाइडेड होती है और छोटे छोटे सेगमेंट से मिलकर बड़ी बननी होती है, ठीक है। आप लोगों ने वो देखे होंगे जैसे छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं ना जिनसे बच्चे खेलते हैं, आपने भी बचपन में खेले होंगे, लेगोस बोलते हैं जिनको। तो वो कैसे होते हैं, उसमें हम एक को प्लेस करते हैं, उसके ऊपर दूसरा प्लेस करते हैं, फिर तीसरा प्लेस करते हैं। तो सेम उसी तरह से एनिलिडा में होता है कि ये जो हमारे वर्म्स होते हैं इनकी सेगमेंटेड बॉडी होती है, यानी इनके जो बॉडी है, इनका जो शरीर है वो छोटे 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 सेगमेंट से मिलकर बना है, ठीक है। इनकी सेगमेंटेड बॉडी होती है। अब बारी आती है जो हमारे बाकी के हमारे पास ऑप्शंस थे, उसमें से जो हमारा फ्रॉग है यानी कि जो हमारा मेंढक है वो एक वर्टिब्रेट होता है, एम्फीबियन होता है, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये हमारा एक एम्फीबियन है, ठीक है। देन फिशेस जो होती हैं हमारी, इनके पास भी बैकबोन प्रेजेंट होती है, या आपकी पीसीज में आती है, ठीक है। जो मछली होती है उसके पास भी रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है। जो लोग मच्छी खाते हैं उनको तो ये पता होगा, हड्डी जो आप कांटा निकालते हो ना मच्छी का, वो उसकी बैकबोन के ही फ्रेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। देन जो स्नेक होता है, स्केन के पास भी आपका वर्टिब्रल कॉलम यानी कि जो हमारी बैकबोन का कॉलम होता है वो प्रेजेंट होता है, सांप के पास में भी, ठीक है। इसलिए ये भी आपका, लेकिन ये रेप्टाइल के अंदर आता है, ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम मल्टीपल आपकी क्लासिफिकेशंस के अंडर पढ़ेंगे कि फाइलम क्या होते हैं, ठीक है। तो उस समय पे हम ये चीज़ पढ़ेंगे। तो सांप जो होता है, ठीक है, ये भी आपका एक वर्टिब्रल कॉलम इसके पास प्रेजेंट होता है, या आपका रेप्टाइल होता है, इसकी वजह से ये भी आपके इनवर्टिब्रेट्स में काउंट नहीं होता, ठीक है। अकशेरुकी में ये आपका काउंट नहीं होता, ठीक। अब हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, हमारे को ये पूछा गया है कि भाई किसने दी थी हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि जो हमारी 5 जगत वर्गीकरण है ये हमारे को किसने दिया था। डार्विन ने दिया था, लिनियस ने दिया था, R.H. वाइटेकर ने दिया था, या मेंडल ने दिया था, ठीक है। अब इसमें से कुछ चीज़ें तो हमारे के पास बहुत ज़्यादा क्लियर है। एक है कि जो डार्विन है, डार्विन जाने जाते हैं अपनी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के लिए, ठीक है, इसलिए डार्विन इसका आंसर नहीं हो सकता। फिर आती है बात मेंडल की। मेंडल भी हम सबको पता है कि जो लॉ ऑफ हेरिडिटी है वो मेंडल ने दिए हैं, मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, इसलिए मेंडल भी इसका सही आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अब बच्चे हमारे पास दो, एक है हमारे पास लिनियस और एक है R.H. वाइटेकर। तो आपको याद होगा जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा था, मोनेरा के बारे में बात करा था, वहाँ पे हमने बात करी थी कि ये जो मोनेरा है ये R.H. वाइटेकर ने दिया है, ठीक है। लिनियस जो है हमारे, इन्होंने टैक्सोनॉमी के बारे में बात करी थी, लेकिन जो R.H. वाइटेकर है ये हमारा इसका सही आंसर है। जो हमारा 5 वर्गीकरण है, 5 जगत वर्गीकरण है, यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, वो हमारे को R.H. वाइटेकर ने दिया है, ठीक है। अब क्या है इसके बेसिस में, जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं यानी कि जो हमारे जीव हैं, ठीक है, उनको उनके सेल के स्ट्रक्चर पे, यानी कि जो उनकी कोशिका है, जो कोशिकाएं होती हैं उनका किस तरह से संरचना हुई है, किस तरह से उनका स्ट्रक्चर है, उसके बेसिस पे उनको डिवाइड करा जाता है, और वो किस तरह का खाना खाते हैं, किस तरीके का वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं, किस तरह का वो आहार ले रहे हैं, उसके बेसिस पे उनको डिवाइड करा जाता है, उनको अलग अलग सेक्शंस में बांटा जाता है। और मेजर जो 5 किंगडम हमारे पास हैं वो होता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ठीक है। मोनेरा में हमारे प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल्स आते हैं, प्रोटिस्टा में हमारे यूकैरियोटिक सिंगल सेल्स आते हैं, फंगी में हमारे ऐसे जीव जंतु आते हैं जिनके पास में क्लोरोफिल नहीं होता, वो सनलाइट की वजह से अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, अपने खाने को, अपने न्यूट्रिशन को डिराइव करने के लिए, अपने आहार के लिए, ठीक है। देन जो हमारे प्लांटी होते हैं, प्लांटी यानी कि प्लांट्स इसमें आते हैं, जो भी ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना खुद से बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, यानी कि सूरज की रोशनी की वजह से जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो सारे के सारे हमारे प्लांटी के अंडर में आते हैं। देन आता है हमारा एनिमेलिया। एनिमेलिया में हमारे सारे तरह के जानवर होते हैं,
भले ही हमारे वर्टिब्रेट्स हो, इनवर्टिब्रेट्स हो, वो सारे के सारे किंगडम एनिमेलिया के अंडर में आते हैं। देन उसके बाद सबकी फाइलम अलग अलग होती है, सबकी क्लास अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये हमारे 5 जगत है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी को कवक भी कहते हैं, प्लांटी को हम पादप कहते हैं, और एनिमेलिया को हम जंतु कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे मेजर 5 किंगडम्स हैं, इनको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, इनके ऊपर रिपीटेड क्वेश्चंस आपके आते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में विच किंगडम इंक्लूड्स मशरूम्स। तो ये मैंने अभी मल्टीपल बार आप लोगों को बता दिया है कि मशरूम क्या होती है। मशरूम सनलाइट की एनर्जी लेकर, यानी कि सूरज से ऊर्जा लेकर अपना खाना नहीं बना सकती। अगर ये मेरी एक मशरूम का प्लांट है, ठीक है, तो ये यहाँ सन से कोई भी एनर्जी लेकर अपना खाना खुद नहीं बना सकती। ये क्या करती है, ये किसी डेड या डिकेइंग, मतलब कि किसी मरे हुए या सड़ रहे जीव या जंतु, या फिर कोई जैसे ये लकड़ी का टुकड़ा है उसके ऊपर उगेगी, और यहाँ पे इसकी जो रूट्स होती है ना वो बहुत डीप इसमें जाई रहती हैं, और ये यहाँ से पूरा न्यूट्रिशन यानी कि पूरा खाना अपना अंदर लेती रहती है, उसको यूज़ करती रहती है, उस न्यूट्रिशन को, उस खाने को, ठीक है, अपने पोषण के लिए यूज़ कर रही होती हैं। ठीक है, तो इसलिए जो मशरूम्स है हमारी वो आएंगी फंगी में, क्योंकि प्लांटी हमें पता है कि प्लांटी कौन होते हैं, जो सनलाइट की हेल्प से अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, इनके पास में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, मशरूम्स के पास में तो क्लोरोफिल होता ही नहीं है, तो मशरूम्स में क्लोरोफिल नहीं होता। इसकी वजह से क्या होता है कि मशरूम जो दूसरे डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं या डेड और डिकेइंग प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी कि जो मरे हुए या सड़ रहे पौधे होते हैं, जानवर होते हैं, उनके ऊपर मशरूम्स उगती हैं। ठीक है, उनके ऊपर जो फंगी है वो उगती है, अलग अलग टाइप की फंगीज और होती है। ठीक है, एनिमेलिया यानी कि जो जंतु है, एनिमेलिया में हमारे जानवर आते हैं जिनके पास या तो वर्टिब्रल कॉलम होगा या नहीं होगा। ठीक है, देन हमारा आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंडर भी हमारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ठीक है, सेम चीज़ मैंने यहाँ पे भी लिखी है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करी कि जो मशरूम्स होती हैं ये फंगी होती है। फंगी अपना खाना खुद से नहीं बना सकती। ठीक है, ये क्या करती हैं, ये सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है, सैक्रोफिटिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि मृत जंतुओं से, ठीक है, जो मृत जीव होते हैं उनसे अपना न्यूट्रिशन ले रही हैं, अपना आहार ले रही हैं, अपना पोषण ले रही हैं। ठीक है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है। जैसे प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, ऐसे ही हमारी फंगी में भी सेल वॉल होती है, लेकिन वो काइटिन की बनी हुई होती है। जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। ठीक है, दोनों के बीच का ये एक और डिफरेंस होता है। सेम चीज़ है, प्लांटी जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, देन जो एनिमेलिया होता है वो हीटरोट्रोपिक होते हैं, मोटाइल होते हैं, यानी कि वो तेजी से चल सकते हैं, गतिशील होते हैं। इनके पास में या तो वर्टिब्रल कॉलम होगा या नहीं होगा। ठीक है, उसके बेसिस पे ये दो टाइप के होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। ठीक, देन आते हैं हमारा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में आपके मेजरली यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक एनिमल्स होते हैं, जैसे कि हमारा अमीबा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें से कौन सा एनिमल है जो कि वर्टिब्रेट्स को बिलोंग करता है। ठीक है, वर्टिब्रेट्स का मतलब क्या हुआ, अब देखो इनवर्टिब्रेट्स पे हमने बात करी थी कि जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट नहीं होती। अब वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, इनमें हमारी जो बैकबोन होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है वो प्रेजेंट होती है। यानी कि जो हमारे कशरुकी होते हैं इनके पास क्या होता है, इनके पास वर्टिब्रल कॉलम यानी कि बैकबोन, रीढ़ की हड्डी जो होती है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन यहाँ भी हमें मिले हैं, कॉकरोच दिया है, ऑक्टोपस दिया है, स्टारफिश दिया है एंड पिजन दिया है। सबसे पहला कंफ्यूजन जो आपके दिमाग में आ रहा होगा इसको देखकर वो ये आ रहा होगा कि पिजन कैसे आ सकता है यहाँ पे।
ठीक है, ऑटोमेटिकली आपका दिमाग पिजन को एज राइट आंसर ट्रिगर ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि पिजन तो एक बर्ड है, ठीक है, और हम तो एनिमल्स की बात कर रहे हैं। लेकिन एनिमेलिया में हमारे जो बर्ड्स होती हैं वो भी आती हैं, ठीक है, जो बर्ड्स होती हैं हमारी वो भी हमारे एनिमेलिया में आती हैं, क्योंकि वर्टिब्रेट्स के अंडर आपके फिर अलग अलग मल्टीपल टाइप की क्लासिफिकेशंस चलने लग जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है हमारा, सबसे पहले हमारे किंगडम्स होते हैं, फिर हमारे फाइलम होते हैं, फिर हमारे क्लासिफिकेशंस होती हैं, ठीक है। तो उसके अंडर हमारे मल्टीपल चीज़ें आती हैं। तो पिजन्स जो होते हैं, बर्ड्स जो होते हैं, ये एव्स पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पिजन जो है, इन सब में सिर्फ आपके पिजन है जो कि वर्टिब्रेट है, जिसके पास में बैकबोन है, ठीक है, इसके पास में रीढ़ की हड्डी मौजूद है, ठीक है। ये एव्स को बिलोंग करती है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो कबूतर है ये एव्स को बिलोंग करते हैं। एव्स जो होते हैं इनके अंदर हमारी ज़्यादातर बर्ड्स आती हैं, इनकी स्पेसिफिकेशन होती है कि उनके पास एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते, जैसे हमारे ये कान होते हैं ना एक्सटर्नल ईयर्स, तो जो बर्ड्स होती हैं एव्स में आती हैं और उनके पास के एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते। इनके हाथ मॉडिफाइड होते हैं विंग्स में, जो इनके हाथ होते हैं जैसे हमारे के हाथ है ना, तो इनके ये जो हाथ होते हैं ये मॉडिफाई होके विंग्स बन जाते हैं, ठीक है। देन क्या होता है कि जितनी भी बर्ड्स होती हैं सारी की सारी जो हैं ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होती हैं, ठीक है। कॉकरोच जो है ये एक इनवर्टिब्रेट इंसेक्ट है, ठीक। जो ऑक्टोपस होता है ये हमारा मोलस्क में आता है विदाउट बैकबोन, इसके पास बैकबोन नहीं होती, ये इनवर्टिब्रेट होता है। और स्टारफिश जो है ये हमारी ईओसिनोडर्म में आती है, इसके पास भी वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद क्लासिफिकेशन, मतलब कि ये जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं अभी, ये जो हम वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, जो हम जीवों को एक से दूसरे वर्ग में ट्रांसफर कर रहे हैं, वो आती कौन सी ब्रांच के अंडर में है, ठीक है। अब हमने ये सब तो पढ़ लिया कि भाई कितने टाइप के वर्गीकरण होते हैं, कितने टाइप की क्लासिफिकेशन है, कितने किंगडम्स हमारे प्रेजेंट है, लेकिन हम पढ़ किसके अंडर रहे हैं इसको, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि मैम हम तो बायो के अंडर पढ़ रहे हैं, तो बेटा ऐसा नहीं होता, बायो के भी मल्टीपल पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अलग अलग स्टडी की स्पेशलाइजेशन करने के लिए अलग अलग ब्रांच को पकड़ा जाता है, अलग अलग ब्रांच की स्टडी करी जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, एनाटॉमी, टैक्सोनॉमी, फिजियोलॉजी एंड जेनेटिक्स, ठीक है। अब अगर हम बात करें इन चारों की एक एक करके, तो एनाटॉमी का मतलब होता है शरीर रचना विज्ञान, ठीक है। एनाटॉमी में हम ये पढ़ते हैं कि ह्यूमन बॉडी कैसे बनी है, ठीक है, हम अपने ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फिजियोलॉजी होता है शरीर क्रिया विज्ञान, यानी कि हाउ ऑर्गन्स वर्क, मतलब कि ये जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जो हमारा शरीर है, वो कैसे काम कर रहा है, किस तरह से चल रहा है। अगर मेरा हार्ट से पंप हो रहा है ब्लड बॉडी में, तो किस तरह से वो पंप हो रहा है, वो कहाँ से पंप होना स्टार्ट हुआ, कहाँ पहुँचा, किस तरह से पहुँचा, वो सारा का सारा मेरा फिजियोलॉजी के अंडर में आता है। और हार्ट मेरा कैसे बना है, मेरी जो आर्टरीज है वो कैसे बनी है, दिल कैसे बना है मेरा, वो एनाटॉमी के अंडर में आता है, ठीक है। देन आते हैं जेनेटिक्स, ठीक है, जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी, ठीक है। अब ये क्या होता है, जेनेटिक्स का मतलब है कि भाई जो हमारे को हेरिडिटी, ठीक है, जो हमारे को डीएनए और जो हमारे को हेरिडिटी मिली है फ्रॉम पेरेंट्स, ठीक है, जो हमें अपने माँ बाप से हमारे को जीन्स मिले हैं, हेरिडिटी मिली है हमारे को, ठीक है, विरासत में जो हमारे को उनसे चीज़ें अपनी बॉडी में मिली हैं, वो क्या क्या है, वो कैसे काम करती है, तो वो होती है हमारी जेनेटिक्स। अब बचा हमारा टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इसका हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि टैक्सोनॉमी के अंडर में ही हम ये जो वर्गीकरण है, जो हमारा क्लासिफिकेशन है, ये सब के सब हम टैक्सोनॉमी के अंडर में पढ़ते हैं, ठीक है। टैक्सोनॉमी का नाम ही वर्गीकृत है, ठीक है।
तो टेक्सोनॉमी में क्या हो रहा है, इसमें हम नेमिंग और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं, मतलब कि हम किस तरह से जीवों का नामकरण कर रहे हैं, उनका नाम हम किस तरह से रख रहे हैं और उसके बाद में किस तरह से हम उनका वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये जो था आपका कार्लोस लिनियस ने दिया था। मैंने पीछे जब हमारे पास क्वेश्चन आया था कि किसने हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जो लिनियस थे, ये इनको हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोलते हैं। इन्होंने हमें टेक्सोनॉमी के बारे में बताया था कि टेक्सोनॉमी क्या होती है। ठीक है, अब टेक्सोनॉमी क्या करती है, ये ऑर्गेनिजम्स को एक सिस्टमैटिक आइडेंटिफिकेशन देती है। ठीक है, यानी कि जो हमारे जीव हैं उनको एक पहचान के हिसाब से वर्गीकरण में बांटती चली जाती है। ठीक है, अब जैसे क्या होता है, आप लोगों ने स्कूल्स में भी देखा होगा कि बच्चों को अलग अलग हाउसेज में रखते हैं, किसी का ग्रीन हाउस होता है, किसी का रेड हाउस होता है। तो वो क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि एक सेट ऑफ बच्चे को हम ध्यान से देख सके। ठीक है, तो सेम उसी तरह से जो हम टेक्सोनॉमी डिविजन्स कर रहे हैं, यानी कि जो हम जीवों का वर्गीकरण कर रहे हैं, ठीक है, जो हम जीवों को क्या बोलते हैं, पहचानने में सहायता कर रहे हैं, उनको अलग अलग वर्गों में डिवाइड कर रहे हैं, वो हम इसीलिए कर रहे हैं जिससे कि क्या हो सके कि हम किसी एक वर्ग के बारे में, किसी एक क्लासिफिकेशन के बारे में अगर ध्यान से पढ़ना चाह रहे हैं तो हम सिर्फ उसके बारे में ही ध्यान से पढ़ें, हमारे को बहुत ज़्यादा इधर से उधर ना मूव करना पड़े। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, साइंटिफिक नेम्स रखे जाते हैं टेक्सोनॉमी के अंदर, यानी कि जो वैज्ञानिक तौर पे जो नामकरण होता है वो आपका टेक्सोनॉमी के अंडर ही होता है। जैसे हम जो ह्यूमंस होते हैं, हमारा नाम होता है होमोसेपियंस। ठीक है, हम क्या होते हैं, होमोसेपियंस होते हैं। ठीक, तो उसी तरह से हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नेम होता है जो कि टेक्सोनॉमी के अंडर ही रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि विच किंगडम इंक्लूड्स अमीबा। थोड़ी देर पहले ही मैंने इसके बारे में बात करी थी कि जो प्रोटिस्टा होता है इसके अंदर हमारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हमारे क्या हुए, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हमारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी कोशिकाओं में, जिनके सेल में सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती हैं और उनके पास में एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अमीबा कैसे मूव करता है, ये सूडोपोडिया बनाता है, सूडोपोडिया की वजह से ये हेल्प करता है। कुटपादो उसको बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से अमीबा का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, और ये फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख रही है, ये जो फॉर्मेशन है इसे हम सूडोपोडिया बोलते हैं। ठीक है, कुटपादो बोलते हैं इसको। ठीक, ये क्या करता है, ये बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, यानी कि ये खुद में ही डिवाइड होता चला जाता है। ठीक है, मोनेरा जो था, मोनेरा में हमारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे। प्रोकैरियोटिक हमारे कैसे ऑर्गेनिज्म थे, जिनके पास में न्यूक्लियस नहीं होता, प्राइमरी सेल्स वो थे, ऑर्गेनेलीज भी उनके पास में प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, प्लांटी हम मल्टीपल बार बात कर चुके हैं कि प्लांटी हमारे मल्टी सेल्यूलर प्लांट्स होते हैं। ठीक है, ये होते हैं पदप बहुकोशिकाएं प्लांट्स ये होते हैं, इनके पास बहुकोशिका होती है, यानी कि मल्टीपल इनके पास सेल्स होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, और ये अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट की हेल्प से। ठीक है, देन जो फंगी थी, फंगी में हमने बात करा था कि इसमें हमारे मोल्ड्स एंड मशरूम्स होते हैं। कवक के अंडर में क्या होता है कि कवक अपना खाना खुद नहीं बना सकता सनलाइट की हेल्प से, वो मरते हुए ये डेड और डिकेइंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है अपने खाने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जो साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम जो हमने टेक्सोनॉमी में पढ़ा था कि टेक्सोनॉमी के अंडर में हम क्या करें, हम साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सिस्टम होता है साइंटिफिक नेम देने का, यानी कि जो वैज्ञानिक नामकरण करने का जो तरीका होता है उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा बाइनरी नॉमेनक्लेचर। ठीक है, बाइनरी नॉमेनक्लेचर जो है ये इसका मेरा आंसर है सही। अब इसके अंडर क्या होता है, इसमें दो नाम साथ में जोड़े जाते हैं, दो नाम साथ में जोड़े जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको होमोसेपियंस का एग्जाम्पल दिया था, सेम उसी तरह से होता है। पहला जो होता है वो जीनस होता है कि कौन से जीनस को हमारा जो भी ऑर्गेनिज्म है वो बिलोंग कर रहा है, और सेकंड उसकी स्पीसीज का नाम होता है
कि कौन सी स्पीसीज को वो बिलोंग कर रहा है, उन दोनों चीज़ों को मिलाकर उनका पूरा नाम बनता है। ठीक है, जैसे भी आपका नाम है, आपका नाम भी 2 चीज़ों को या 3 चीज़ों को मिला के बनता होगा। जो भी मिडिल नेम लिखते हैं तो मिडिल नेम या तो आप अपने फादर का या अपनी मदर का लगाते हो। ठीक है, देन जो आपका फर्स्ट नेम होता है वो जो भी आपका नाम घर वालों ने रखा है वो होता है, जो आपका लास्ट नेम होता है वो आपका जो भी सर नेम है वो यूज़ होता है। ठीक है, तो सेम उसी तरह से जिस तरह से वो नाम आपकी आइडेंटिटी बन जाता है, उसी तरह से पहला नाम जीनस का होता है, सेकंड नेम स्पीसीज का होता है, और यही चीज़ हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की, हर एक जीवित चीज़ की आइडेंटिटी बन जाती है। ठीक है, सबसे पहले उसके वंश का नाम आता है, उसके बाद उसकी जाति का नाम आता है। ठीक है, यह हमें कार्लोस लिनियस ने दिया था, इसीलिए हम इन्हें फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, इवोल्यूशन जो हमारे पास ऑप्शंस में था वो ऐसी प्रोसेस है जो कि ग्रेजुअल चेंज, यानी कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे करके किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है उसके ऊपर पढ़ाई होती है, उसके ऊपर इसमें बात करी जाती है। रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेना, इसमें क्या होता है कि एनर्जी जो होती है, जो ऊर्जा मुक्त हो रही है हमारी बॉडी से, वो किस तरह से हो रही है उसके बारे में हम इसमें पढ़ाई करते हैं। और म्यूटेशन का मतलब होता है कि जो जेनेटिक्स हैं उनमें से एकदम से कुछ चेंज आ जाए। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे जीन्स होते हैं उसमें कुछ चेंज आ जाना, उसमें कुछ परिवर्तन आ जाना, वो हम म्यूटेशन के अंडर में पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ग्रुप इंक्लूड्स फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, अब फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब क्या हुआ? फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब हुआ कि जिन प्लांट्स पे हमारे फ्लावर्स लगते हैं। ये लो, मैंने तुम लोग के लिए गुलदस्ता बना दिया। ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब क्या हुआ कि जिन पौधों पे हमारे पुष्प लगते हैं, फूल लगते हैं, तो इसमें से कौन सी क्लासिफिकेशन के, कौन से ग्रुप के अंडर वो आते हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, बायरोफाइट्स, ठीक है, पेट्रिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, चलो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है हमारे पास एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? ये हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है कि इनके पेड़ पे या इनके पौधे पे फूल लगते हैं, ये फ्लावर्स को बनाते हैं, फूल लगते हैं इनमें। ठीक है, ये होते हैं हमारे एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, इनको ये फ्लावरिंग प्लांट्स के अंडर में आते हैं, यानी कि पुष्पीय पौधे ये होते हैं। ठीक है, देन क्या होता है कि जो इनके सीड्स होते हैं वो फ्रूट के अंदर होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं लूँ आम का, ये तो किडनी बीन बन गई। ठीक है, अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ आम का, ठीक है, आम सबने देखा है। आम का क्या होता है, अगर मैंने इस आम को यहाँ से कट कर दिया तो मुझे इसके अंदर एक बड़ी सी गुठली मिलेगी, है ना। तो मेरी ये गुठली क्या हुई, ये मेरा सीड है, ये मेरे इस फ्रूट के अंदर क्या था, बंद था, यानी कि इनक्लोज्ड था। तो इनका जो बीज होता है वो फल के अंदर बंद होता है। ठीक है, ये लार्जेस्ट प्लांट ग्रुप होता है, यानी कि ये सबसे बड़ा प्लांट ग्रुप है। इसके अंदर आपके बहुत सारे पौधे आते हैं, बहुत सारे पेड़ भी आते हैं, वृक्ष भी आते हैं। ठीक है, देन मैंगो होता है, रोजेज होते हैं, इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। इन दोनों में क्योंकि हमारी आम में बौर आती है, बौर जो होती हैं वो भी आपके फ्लावर्स ही होती हैं। ठीक है, गुलाब में भी आपके फूल आते हैं। ठीक, जो हमारे पास बाकी 3 ऑप्शन थे, बायरोफाइट्स, पेट्रिडोफाइट्स और हमारे जिम्नोस्पर्म्स, इसमें जो बायरोफाइट्स होते हैं ये नॉन फ्लावरिंग सिंपल प्लांट्स होते हैं, यानी कि ये हमारे अपुष्पीय पौधे होते हैं, इनमें आपका फूल नहीं लगते। ठीक है, देन जो हमारे पेट्रिडोफाइट्स होते हैं ये सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, यानी कि ये बीज रहित होते हैं, इनमें बीज ही नहीं आते। ठीक है, देन हमारे जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं इनके नेकेड सीड प्लांट्स होते हैं, यानी कि इनके जो सीड्स होते हैं वो इनक्लोज्ड नहीं होते किसी भी फ्रूट के अंदर, इनके बीज जो है वो खुले में होते हैं। ठीक है, खुले में ही रहते हैं इनके बीज, तो इसलिए इनको हम जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। ठीक है, चलो अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की ओर,
ये क्वेश्चन है हमारा कि विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब कि जो हम वर्गीकरण कर रहे हैं उस वर्गीकरण की बेसिक यूनिट क्या है, उसका बेसिक मूल क्या है, उसका आहार क्या है, कहाँ से वो शुरू होती है। ठीक है, यहाँ हमारे पास 4 हमारे को ऑप्शंस दे रखे हैं। सबसे पहले जीनस यानी कि वंश, फिर स्पीसीज यानी कि जाति, फिर फैमिली यानी कुल, एंड ऑर्डर यानी कि गण। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारे पास स्पीसीज यानी कि जाति। जो हम पूरी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, जो हम पूरी वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो पूरी की पूरी जो है वो हमारी जाति पे यानी कि स्पीसीज पे ही डिपेंडेंट होती है। ठीक है, अब स्पीसीज क्या होती है, ये बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये तो हमारे को पता चल गया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज कैन रिप्रोड्यूस टुगेदर, यानी कि जो सेम ही स्पीसीज के लोग हैं, सेम जाति के लोग हैं, सेम जाति के जीव हैं, वो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब कि बच्चे पैदा कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि अगर मेरे गुलाब का पौधा है तो वो दूसरा गुलाब ही देगा, वो बैंगन नहीं देगा, है ना। अगर मेरे आम का पेड़ है तो वो आम ही देगा, वो मुझे सेब नहीं लगा कर देगा। ठीक है, तो इसका सेम मतलब ये है कि जो सेम ऑर्गेनिज्म है वो सेम ही स्पीसीज के अंडर ही अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। इसकी वजह से स्पीसीज का ध्यान रखना, स्पीसीज को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, देन उसके बाद क्या होता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। अब अगर हम इंसानों की बात करें तो सारे इंसान जो हैं वो सेम ही स्पीसीज के हैं। तो हर इंसान के 2 पैर होते हैं, 2 हाथ होते हैं, 2 आँखें होती हैं। ठीक है, कुछ कुछ के नहीं होते, लेकिन अगर मेजॉरिटी की बात करें तो ज़्यादातर सबके होते हैं। ठीक है, देन दिल सबके पास होता है, दिमाग सबके पास होता है। ठीक है, तो ये जो बेसिक क्लासिफिकेशन है वो सबकी सेम है। जैसे कि अगर हम बर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हर बर्ड्स के पास में विंग्स होंगे, भले ही वो उड़ पाए चाहे ना उड़ पाए। कोई ऐसी बर्ड नहीं होगी, कोई ऐसी चिड़िया नहीं होगी जिसके हाथ होंगे, विंग्स नहीं होंगे। ठीक है, पेंगुइन भी उड़ नहीं पाता, लेकिन उसके भी विंग्स ही होते हैं, उसके हाथ नहीं होते। ठीक है, तो जितनी भी बर्ड्स होती हैं सब के सब एक ही स्पीसीज के अंडर आ रही हैं, इसलिए उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है यानी कि जो उनके पास लक्षण हैं वो सामान्य होते हैं, एक जैसे होते हैं। ठीक है, देन स्पीसीज फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ टैक्सोनॉमी। जो हम पढ़ रहे थे कि भाई ये जो क्लासिफिकेशन है और ये जो टैक्सोनॉमी है इसकी फाउंडेशन ही हमारी स्पीसीज से होती है। ठीक है, जीनस जो होता है वो हमारा स्पीसीज के बाद में आता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। ठीक है, जो स्पीसीज के अंडर में फिर आपको और ज़्यादा कोरिलेशन चलता जाता है वो आपका जीनस में जाता है। जीनस के अंडर फिर आपकी फैमिली आती है। जो फैमिली होती है उसमें क्या होता है कि उसमें जो वंश होता है उसका समूह होता है। ठीक है, देन ऑर्डर जो होता है ये और ज़्यादा आपकी हायर टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन होती है, मतलब फैमिली के अंडर भी आपका एक ऑर्डर आता है। सबसे ऊपर आपकी स्पीसीज होती है, फिर जीनस होता है, फिर फैमिली होती है, फिर हमारा ऑर्डर होता है। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा नीचे कि आपको और क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं। साथ ही में मत भूलिएगा कि 17 से हमारी क्लासेस चालू हो जाएंगी हमारे कोर्स के ऊपर। कोर्स इस समय बिल्कुल मिनिमल कॉस्टिंग पे आपको मिल रहा है, मात्र 1200 पे आपको पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा। ऑनलाइन बैच में भी आपको मल्टीपल चीज़ें मिल रही हैं, ऑफलाइन बैच में भी आपको मल्टीपल चीज़ें मिल रही हैं। तो भूलिएगा मत इन दोनों नंबरों पे कॉल करना अपनी क्वेरीज के लिए, अपने क्वेश्चंस पूछने के लिए। साथ में जिन बच्चों ने कल स्कॉलरशिप टेस्ट दिया है उनके कूपन कोड्स लाइव हो चुके हैं। आप प्लीज़ जाके जल्दी से जल्दी उसको अवेल कर लीजिए, अपने सारे के सारे जो कूपन कोड्स हैं उन्हें अप्लाई कीजिए एंड ऐप के ऊपर जाकर कोर्स को परचेज कर लीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।